कक्षा 11 इतिहास विषय के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, आपकी पुस्तक का दूसरा अध्याय लेकर एक बार फिर इस वर्चुअल कक्षा के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। बच्चों, इस अध्याय का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इस अध्याय में आप उस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। आप जानते हैं, विश्व के अलग अलग भागों में कई सभ्यताएं फली फूली और कालांतर में वो नष्ट होकर के मिट्टी में मिल गई, माने दब गई। बाद में खुदाई के द्वारा पुरातत्वविदों ने ऐसी सभ्यताओं की खोज की और ऐसी ही एक समृद्ध सभ्यता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर लेखन कला और शहरी जीवन का विकास हुआ था। जी हाँ बच्चों, और वो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। जी हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की वह पहली सभ्यता है जहाँ पे सबसे पहले शहरी जीवन और लेखन कला का विकास हुआ था। आपने सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता सब पढ़ा है, लेकिन ये सभ्यता अपने आप में बेहद समृद्ध शहरी जीवन वाली, जहाँ पर लेखन कला का विकास हुआ, विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए, अपनी विशिष्ट गणित के लिए और खगोल विद्या के लिए ये सभ्यता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सबसे पहले मैं आपको इस मेसोपोटामिया जो शब्द है, ये मेसोपोटामिया शब्द है, इस मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताऊंगा कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है। आपको इसके पहले मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, पहले आपको हम कुछ परिचय देंगे इस सभ्यता का जो मैं देना शुरू कर चुका हूँ आपको। इसके बाद इसकी खोज और उत्खनन के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर मेसोपोटामिया का भूगोल देखेंगे इस मानचित्र के माध्यम से जो मैं पहले से यहाँ पर बना रखा हूँ। अभी आपको मैं इसके माध्यम से समझाऊंगा कि तत्कालीन मेसोपोटामिया का भूगोल कैसा था। तो मैं बच्चों आपको बता दूं, अगर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो हमारे एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है इराक। ये सभ्यता आज के वर्तमान इराक में ही फूली फली और पनपी थी। इराक में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, रिवर फरात और दजला। दजला और फरात नदी, रिवर टिग्रिस और अफ्रेट्स इनको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये दोनों नदियों के बीच या इन दोनों नदियों के किनारे जिस सभ्यता का उदय हुआ उसी को हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो अब हम लोग देख लेते हैं, मैंने आपसे कहा मेसोपोटामिया शब्द के बारे में हम बताते हैं आपको। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मेसोस और दूसरा है पेटोमोस। मेसोस और पोटेमोस। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटेमोस का अर्थ है नदी, यानी नदी के किनारे का क्षेत्र, या फिर यूं कह लीजिए कि दजला और फरात के बीच की उपजाऊ भूमि, इसी को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इस सभ्यता के परिचय से आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जो दक्षिणी भाग को आरंभिक काल में हम इसके बाहरी कृति, जो दक्षिणी भाग है इसका जो बाहरी हिस्सा है, इसी भाग को आरंभिक काल में हम सुमेर और अक्कद के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे जो सभ्यता हुई उसको सुमेरियन सभ्यता और अक्कदी सभ्यता के नाम से जाना गया। ये प्रारंभिक काल की बात है। बाद में 2000 ईसा पूर्व के लगभग इस सभ्यता का नाम बेबीलोनिया सभ्यता हो गया, क्योंकि बेबीलोनियन का इस क्षेत्र पर कब्जा हो गया। आगे जाकर के सन 1100 ईसा पूर्व में इस पर असीरियन लोगों का कब्जा हो गया, तो ये सभ्यता फिर असीरियन नाम से जानी गई। तो आप देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 सभ्यताओं के रूप में जाना जाता है। और जैसे जैसे सभ्यता बदली
उसी के अनुसार भाषा भी बदलती गई। जो पहली ज्ञात भाषा है हमको मेसोपोटामिया की, वो सुमेरी या सुमेरियन थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आरंभिक काल में यहाँ सुमेर यानी ये सभ्यता को सुमेरियन नाम से जाना जाता था, तो भाषा भी सुमेरी या सुमेरियन थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व में अक्कदी भाषा के लोग यहाँ आकर बसे, तो यहाँ की मुख्य भाषा हो गई अक्कदी। 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे एक दूसरी भाषा अरमाइक ने इसका स्थान ले लिया। जी हाँ, उस भाषा का नाम था अरमाइक। ये तत्कालीन क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा परिचय था मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। आप पुस्तक पढ़ चुके होंगे और बहुत सारी जानकारियां आपको पुस्तक से मिलेंगी। अब हम बात करते हैं इसके खोज और उत्खनन के बारे में। आप जानते हैं किसी भी सभ्यता की जानकारी हमको खुदाई में मिलने वाले उसके विविध स्रोतों से मिलती है। तो पुरातात्विक खोजों की खुदाई यहाँ यानी मेसोपोटामिया में जो पुरातात्विक खोजों की खुदाई हुई वो 1840 के दशक में शुरू हुई और कई दशकों तक, मतलब कई सालों तक, दशक का मतलब 10 वर्ष होता है, कई दशकों तक ये खुदाई चलती रही। ये बड़ी लंबी खुदाई थी। ऐसी खुदाई का इतिहास और किसी सभ्यता के संदर्भ में हमको नहीं दिखाई देता है। और इस लंबी खुदाई या उत्खनन का सुफल भी प्राप्त हुआ है। इस खुदाई के फलस्वरूप इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों इमारतें, तमाम मूर्तियां, आभूषण, कब्रें, औजारों और मुद्राओं के साथ साथ हजारों लिखित दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। और यही वो लिखित दस्तावेज हैं जिसके कारण आज हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया विश्व की सबसे समृद्ध सभ्यता थी। आगे जब हम इसके तमाम ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो ये चीजें आगे चलकर साबित होगी। अभी मैंने कहा था कि हमारा मेसोपोटामिया एशिया में स्थित है। इसके उत्तरी भाग में यूरोप। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि मेसोपोटामिया की खुदाई या उत्खनन यूरोप के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अब ये सोचने की बात है कि यूरोप के लिए क्यों प्रसिद्ध था, तो खैर यूरोपियन लोग किसी भी जगह की खुदाई और उससे प्राप्त होने वाले स्रोतों के अध्ययन और उसके निष्कर्षों के संदर्भ में महत्वपूर्ण शोध इत्यादि किया करते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण कारण था, और वो कारण था धार्मिक। बाइबल का जो एक भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें एक शब्द का जिक्र है शिमार। शिमार का मतलब होता है सुमेर, यानी ईंटों से बना हुआ शहर। जब ये खुदाई शुरू हुई और ईंटों के बने हुए समृद्ध नगर के लक्षण मिले, तो यूरोपीय लोगों ने इसमें विशेष रुचि दिखाना शुरू किया। यूरोप के यात्री और विद्वान इसे अपने पूर्वजों की भूमि कहते थे। किसके आधार पर? बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट था उसके आधार पर। इस खुदाई से ओल्ड टेस्टामेंट के तथ्यों को सत्य साबित करने का पूरा प्रयास किया गया। यहाँ तक कि एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने कई खुदाइयों का खर्च उठाया, और विशेष रूप से इसलिए ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि नूह की जो जलप्लावन से संबंधित नौका की कहानी है वो सत्य साबित की जा सके। उनका विश्वास था कि तत्कालीन लोग चूंकि लिखा करते थे, तो एक स्लेट या पट्टिका ऐसी वहां खुदाई में अवश्य मिलनी चाहिए जिस पर नूह की उस नाव यात्रा का जिक्र है। हालांकि खुदाई बहुत लंबे समय चली और नूह की यात्रा से संबंधित कोई ऐसा पट्टिका या दस्तावेज नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होती चली गई कि फिर धीरे धीरे जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से संबंधित तथ्यों की खोज थी वो गौण होती चली गई, और अनेक नए नए पुरातन पहलू हमारे सामने आने लगे, जिसके आधार पर हम मेसोपोटामिया के इस सभ्यता के
महत्वपूर्ण अंशों से परिचित हुए और यह प्रमाणित करने में सहायता मिली कि दुनिया की सभी सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहां शहरी जीवन उन्नत था। यहीं से शहरों की शुरुआत हुई और लेखन की भी शुरुआत यहीं से मानी गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस तीसरे तथ्य की, मेसोपोटामिया के भूगोल के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, मेसोपोटामिया में बेहद भौगोलिक विविधता देखने को हमको मिलती है। मैं इसको भूगोल के दिशाओं के हिसाब से बांट देता हूं तो आपको समझाने में ज्यादा आसानी होगी। आप देखिए, मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया। ये है उत्तर, ये दक्षिण, क्योंकि आप भूगोल भी पढ़ते हैं तो इसलिए आपको बेहतर मालूम होगा। ये पूर्व है और ये है हमारा पश्चिम। अब आप इसको आसानी से समझ लेंगे। आप देखेंगे जो भौगोलिक विशिष्टता की बात मैंने की कि बहुत विविधता थी, यानी अलग अलग तरह के भूदृश्य हमको इस पूरे मेसोपोटामिया के इस भौगोलिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र था, पूर्वोत्तर का मतलब क्या हुआ, ये पूर्व और ये उत्तर, यानी ये वाला इलाका। ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र था बच्चों, वो हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान, वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला और साफ पानी के बहते हुए झरने, जंगली फूल और अच्छी फसल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ पे बहुत सारे पर्वत भी थे जिस पर खूब सारे वृक्ष हुआ करते थे, घासें हुआ करती थी। और इसके साथ साथ यह क्षेत्र एक अपनी जलवायु पहचान के लिए जाना जाता था, बड़ा हरा भरा था। साथ ही साथ यहाँ काफ़ी झरने, फूल और ये सब चीज़ें भी पाई जाती थी। तो ये बहुत एक अच्छा क्षेत्र था पूर्वोत्तर वाला। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर की। ये जो उत्तर की भूमि थी, उत्तर की तरफ ऊंची भूमि का घास का मैदान था। इसको हम स्टेपी घास का मैदान कहते हैं। और स्टेपी घास का मैदान थोड़ा ऊंचाई पर था। वहाँ पे स्टेपी एक हरी घास का प्रकार है जो पशुपालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो तत्कालीन समय के मनुष्य जो यहाँ रहते थे वो यहाँ बड़े पैमाने पर पशुपालन करते थे। और वो जलवायु के अनुसार जब गर्मी होती थी तो ऊंचाई वाले हिस्से पर चले जाते थे अपने जानवरों को लेकर के, अच्छी हरी घास वहाँ मिल जाती थी। और जब कड़ाके की सर्दी आ जाती थी तो उस ऊंचे भाग से फिर वो निचले इलाकों में आ जाते थे, तो नीचे भी उनके लिए, उनके पशुओं के लिए अच्छी हरी घास मिल जाती थी। तो इस प्रकार उनके पशु को एक अच्छा आहार प्राप्त होता था इन घासों के द्वारा। तो पशुपालन अपनी उन्नत अवस्था में था। और पशुपालन से जो उसके पशुपालक थे उन्हें दूध, मांस, ऊन, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती थी, बड़ी मात्रा में होती थी। तो ये भाग भी विशेष रूप से पशुपालन के लिए ये घास का प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण था। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, और वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपका ये वाला दक्षिण का हिस्सा। मैंने आप देखिए यहाँ पे कुछ हिस्सों को घेर करके इसे डॉट डॉट लगा दिया है। ये डॉट लगाया है, क्यों लगाया है ये डॉट? ये डॉट ये दिखाता है कि ये क्षेत्र सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। उपजाऊ समझ रहे हैं ना? दजला और फरात नदियां आप देख रहे हैं, ये फरात नदी आ रही है और ये दजला नदी आ रही है। ये दोनों नदियां यहाँ आके निकट हो जाती है और फारस की खाड़ी के पहले ये मिल जाती हैं। इनमें से आप देख रहे हैं बहुत सारी सहायक नदियां निकली हैं। ये सब सहायक नदियां इसकी हैं। तो जब इस नदी में बाढ़ आती है, भूगोल में भी आपने पढ़ा कि जब नदी में बाढ़ आती है और नदी जहां से चलती है तो अपने रास्ते में वो बहुत अच्छी गाद का मतलब बहुत उपजाऊ मिट्टी, वो इकट्ठा करते हुए आती है और ला करके यहाँ बिछा देती है। जब थोड़ा सा बाढ़ आती है तो पानी दूर तक फैल जाता है। बाद में बाढ़ खत्म होती है, पानी तो चला जाता है नदी में, लेकिन अपने साथ लाई हुई उपजाऊ सिल्ट यानी मिट्टी को वो अपने चारों तरफ किनारे दूर दूर तक छोड़ देता है। ये मिट्टी कृषि की दृष्टि से बेहद उपजाऊ मानी जाती है। इसीलिए हमारा जो ये क्षेत्र था मेसोपोटामिया की सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र, ये बेहद महत्वपूर्ण था। किस लिए?
कृषि के लिए यहाँ तमाम प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था। विशेष रूप से गेहूं, जौ, मटर और मसूर, ये सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता था। यहाँ पर दोनों सुविधाएं थी, आपको मैंने बताया उपजाऊ मिट्टी तो थी ही, साथ ही साथ जो नदी थी वो इनके लिए जीवनदायिनी थी, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध था। दजला और फरात नदियों का पानी तो मिलता ही था, साथ ही साथ जितनी सहायक नदियां हैं ये एक तरह से प्राकृतिक नहर के रूप में काम करती थी। किसान को जब चाहते थे वो इन नदी की शाखाओं से पानी प्राप्त कर लिया करते थे। तो खूब अच्छी लहलहाती हुई फसल इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता थी। बच्चों, इसके साथ ही साथ वनस्पतियों के रूप में भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण स्थान रखता था। साथ ही साथ नदियां जो थी, दजला और फरात और उसकी सहायक नदियां, ये मछली पालन के रूप में यानी मछली पकड़ने के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इस काल के मछुआरे बड़े दक्ष हुआ करते थे और नाव में जा करके वो जाल फेंक करके इन नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें से बड़ी मात्रा में मछलियां प्राप्त किया करते थे। तो इस प्रकार ये बेहद संपन्न क्षेत्र था और यही कारण है कि ये वही क्षेत्र था जहां पर इस सभ्यता के शहरों का उदय हुआ, यानी नगर बसे। और आपको मैं बताना चाहूंगा, मारी आप देख रहे हैं, ये नगर यहां से थोड़ा हट के है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण, अपने तत्कालीन परिस्थितियों में एक महान नगर की श्रेणी इस नगर को प्राप्त थी, मारी। इसके बाद आप बगदाद देख रहे हैं जो वर्तमान इराक की राजधानी है। साथ ही साथ यहाँ उरूक और उर, अभी आगे इन दोनों शहरों का जिक्र कई बार आएगा और आपको अलग से इन शहरों की विशेषताएं पढ़ने को मिलेंगी। अभी आप सिर्फ ये जान लीजिए, उरूक उर मारी, ये तीन महत्वपूर्ण शहर थे जो इस मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरीकृत जीवन का एक महत्वपूर्ण खाका हमारे समक्ष रखते हैं। साथ ही साथ यही दक्षिणी क्षेत्र जहां पे नगरों का विकास हुआ, वहीं पे आगे चल करके भाषाओं का भी यानी लेखन कला का विकास हुआ। एक अपनी विशिष्ट भाषा में, एक विशिष्ट प्रणाली से, जिसको हम कीलाकार लिपि के नाम से जानते हैं, एक विशिष्ट लिपि में लिखा जाने लगा। किस पर और कैसे लिखा जाता था और उस लेख की विशेषताएं क्या थी, उस लेख का विषय क्या हुआ करता था, साथ ही साथ शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं से हम आगे फिर परिचित होंगे इस अध्याय के अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं, फिर हम अगले लेक्चर में आगे के बिंदुओं की बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद।